हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 11th क्लास फिजिक्स का एक मॉडल सेट लेकर के आए हैं जो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2022 में जारी की गई है। ठीक है, आज का इस क्लास में हम 11th क्लास फिजिक्स का एक मॉडल सेट का क्वेश्चन और उसका आंसर बताने वाले हैं जो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2022 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए जारी की गई है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग आज ये जो क्वेश्चन है इसका पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद इन सभी क्वेश्चन का आंसर एक करके आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन देखने से पहले आप एक बार इंट्रोडक्शन में ध्यान दोगे। ठीक है, क्वेश्चन देखने से पहले इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसमें एक बार ध्यान दोगे। ठीक है, ये है हमारा 2021-22 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम 2 टर्म में हुई थी। ठीक है, ये जो है वो प्रथम सर्वाधिक परीक्षा मतलब फर्स्ट टर्म का है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नोट कर लोगे, इसके बाद इन सब का आंसर एक करके आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दोगे। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, यानी निम्नलिखित में से कौन सी इकाई की विशेषता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो ध्यान दोगे ऑल ऑफ दी एबव, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, तो डी होगा। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बोर्ड में एक एक करके बताया जाएगा। पहले आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट ऑफ टाइम, इसमें से कौन सा ऐसा है जो यूनिट का टाइम नहीं है, बट इसमें 2 ऑप्शन सही हो रहा है हमारा, बी और डी। ध्यान रहे, बी और डी ये दोनों को दोनों जो है सो डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दोगे, एसआई यूनिट ऑफ द टॉर्क, तो टॉर्क का एसआई यूनिट है तो न्यूटन मीटर होता है, यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 में है द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी बाय टाइम आएगा, दैट इज वेलोसिटी बाय टाइम का क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है। ध्यान दोगे। 7 नंबर में ध्यान दोगे, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी ऑफ द 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो इस चीज़ को सॉल्व करके बताया जाएगा आगे। ध्यान दोगे, ऐसे तो इसका आंसर ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। 9 में है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 में ध्यान दोगे। ठीक है, क्वेश्चन को एक करके सब आप नोट करते चले जाओगे। 2 कार्स ए एंड बी आर दी मूविंग विथ वेलोसिटीज ऑफ दी 100 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज दी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी ए के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में ए का रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, और वो भी और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस कंडीशन में ए माइनस बी होगा, दैट इज 100 माइनस 60, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इसका आंसर ए हो जाएगा। 11 में ध्यान दोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या कहलाता है, तो एक्सेलरेशन, दैट इज इसका आंसर बी हो जाएगा। 12 में है, एनालॉग ऑफ ए मास इन रोटेशनल मोशन इज, तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यानी घूर्णन गति में द्रव्यमान का समतुल्य क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, यानी ए नंबर। 13 में क्या है, 13 का भी आंसर आपको बताया जाएगा, एक साथ सॉल्व करके ध्यान दोगे। इसमें 2 bullets are fired simultaneously horizontally and with different speed from the same place, which bullet will hit the ground first। ठीक है, तो उसका स्पीड पर ये डिपेंड नहीं करेगा, ये हाइट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और हाइट दोनों का सेम है, इसलिए दोनों एक साथ हिट करेगा, दैट इज इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। 14 में ध्यान दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन बिटवीन द 2 वेक्टर्स आर एल्ड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू आइदर ऑफ देम, यानी
एक वेक्टर जो है दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, ये कौन सा ऑपरेशन से पता चलता है? तो डी नंबर क्रॉस प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उस वक्त जो नया वेक्टर बनता है वो जो है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। 15 में है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड नहीं करता है? तो इसका डी नंबर हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। 16 में है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रहने से हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होता है? तो 45 डिग्री रहने से, यानी 16 का आंसर ए हो जाएगा। 17 में है विच ऑफ द फॉलोइंग रिमाइंस कांस्टेंट फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन कांस्टेंट रहता है? तो वो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज सी नंबर। 18 में है व्हेन ए बस सडनली टेक्स ए टर्न, जब एक बस सडनली टर्न लेता है, मोड़ में मुड़ता है, तो पैसेंजर आर थ्रोन आउटवर्ड बिकॉज ऑफ। तो क्यों? इनर्शिया ऑफ मोशन के चलते, यानी 18 का आंसर ए हो जाएगा। 19 में ध्यान दोगे ए पर्सन सिटिंग इन ए ओपन कार, ओपन कार में एक पर्सन बैठा हुआ है, मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अप इनटू एयर, हवा में वर्टिकली अप किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। एग्जैक्टली वहाँ साइड के जगह पर बैक साइड होना चाहिए, मतलब जब वो पर्सन बॉल को थ्रो करेगा तो बस कार जो है सो मूव करके आगे चली जाएगी, जिसके चलते बॉल जो है सो पीछे गिरेगा। ठीक है, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। बाकी सबका नोट करते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्यूशन सब एक साथ बताया जाएगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो आप लोगों को हम बता चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, 2 का आंसर होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। अब ये सी आया कैसे वो ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले क्या वो देखते हैं, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो सबसे पहले ध्यान दोगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप लोग पढ़े होंगे, F इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 बाय आर स्क्वायर, ये पढ़े होंगे। तो इसमें ये जो कैपिटल जी जो है, कैपिटल जी है, ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन हमें फाइंड करना है। ये जो आर स्क्वायर हो गया ना, ठीक है, यहाँ पर आर स्क्वायर होगा। ये जो आर स्क्वायर है, इस आर स्क्वायर को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और मास जो है M1 M2 उसको इधर हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो F है वो क्या है? तो फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन पढ़े होंगे आप लोग, M/L/T⁻², ये फोर्स का हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? मास, तो मास का कैपिटल M हो जाएगा। ये भी मास है तो कैपिटल M हो जाएगा। यहाँ से एक M जो है उसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो M है ये ऊपर चला जाएगा तो M⁻² क्या होगा? -1। नीचे पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। L और L स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर L का पावर 3 हो जाएगा और यहाँ से T का पावर क्या है? तो -2। ठीक है, तो ध्यान दोगे तो ये जो है इसका ऑप्शन कहाँ पर है? तो ये आपका सी में मिलेगा, M का पावर -1, L का पावर 3 और T का पावर -2। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है सो ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशन। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशन। तो पहला ऑप्शन में क्या है, तो स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट, तो इसका डायमेंशन तो सेम होता नहीं है। दूसरा है इम्पल्स एंड मोमेंटम, तो इसका डायमेंशन जो है सो सेम हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 3 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। कैसे होगा सो ध्यान देगा, इम्पल्स का डायमेंशन, ठीक है, इम्पल्स का डायमेंशन और मोमेंटम का डायमेंशन दोनों जो है सो सेम होता है। तो ध्यान दो, इम्पल्स का होता है फोर्स इंटू टाइम, ठीक है, फॉर्मूला पढ़े होगे। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, ये किसका हो गया, तो फोर्स का हो गया। टाइम का डायमेंशन क्या होता है, तो टाइम का डायमेंशन टी होता है, टी यानी क्या, टी का पावर 1। अब यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करोगे, टी का पावर -2 और टी का पावर 1 मल्टीप्लाई करोगे तो -2 में +1 करेंगे तो टी का पावर -1 आ जाएगा। ये आ गया इम्पल्स का डायमेंशन, ठीक है। अब मोमेंटम, मोमेंटम का यहाँ मतलब है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास का आ गया m और वेलोसिटी के l t टू दी पावर -1। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, ध्यान दोगे। ये जो फोर्स जो लिखे हैं ना, फोर्स का डायमेंशन में यहाँ पर एल स्क्वायर नहीं होता है, l टू दी पावर 1 होता है इससे, ठीक है। क्या होता है, l टू दी पावर 1। अब देखोगे दोनों का डायमेंशन हमारा सेम आएगा, इम्पल्स का भी डायमेंशन वही है और लीनियर मोमेंटम का भी डायमेंशन वही है। यानी ये कहाँ पर था, तो बी में, यानी बी का जो है, बी में जो इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशन। तो इसमें बी नंबर में जो इम्पल्स और मोमेंटम जो है उसका डायमेंशन सेम होगा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी ए, सी और डी में भी देख लेते हैं आखिर होगा क्या उसका। तो ध्यान दोगे, इसका ए में जो ऑप्शन है स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। तो स्पेसिफिक हीट का देखोगे, स्पेसिफिक हीट का जो डायमेंशन है वो होता है m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 2, t टू दी पावर -2 और k टू दी पावर -1। ये होता है स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन, ठीक है। अब इसके बाद लेटेंट हीट का डायमेंशन, लेटेंट हीट का जो डायमेंशन है वो ये हो जाएगा m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 2, t टू दी पावर -2 और k टू दी पावर 0। तो यहाँ k का पावर -1 है और यहाँ k का पावर 0 है। यानी इन दोनों पेयर में, ये जो पेयर है इसमें दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं b में क्या है। तो b का तो हम बता चुके हैं, ये है, ठीक है। इसके बाद c में देखते हैं। c में दिया हुआ है सरफेस टेंशन एंड फोर्स। सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पढ़े होगे, फोर्स बाय लेंथ होता है, ठीक है। तो यानी m l t टू दी पावर -2 और डिवाइड में l हो जाएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, तो m1 l0 और t -2 ये आ गया, ठीक है। और इसके बाद फोर्स दिया हुआ है, फोर्स का हो जाएगा m l t टू दी पावर -2, ये तो इक्वल आया नहीं, ठीक है। इसके बाद d में देखते हैं, d में है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर 0, ठीक है। इसके बाद टॉर्क का, टॉर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी
ml² of t to the power -2 ये। तो यहाँ ध्यान दोगे तो बी में जो इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम है दोनों का डायमेंशन इक्वल आया, बट बाकी इन सब का डायमेंशन जो है सो सेम नहीं आ रहा है। यानी 3 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर होगा। ठीक है, 3 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट ऑफ टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट ऑफ टाइम। तो ए में दिया हुआ है सेकेंड, तो ये तो हमारा यूनिट ऑफ द टाइम है। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है पार्सेक, तो पार्सेक जो है सो डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, सी में दिया हुआ है ईयर, ये भी हमारा टाइम का यूनिट है, और डी में दिया हुआ है लाइट ईयर, ये हमारा डिस्टेंस का यूनिट है। तो क्वेश्चन में यहाँ कंफ्यूजन आ गया, क्योंकि इसमें दो तो ऐसा है जो टाइम का यूनिट नहीं है, बी एंड डी। होना तो एक ही चाहिए, बट इसमें बी एंड डी है, यानी 3 का जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। सॉरी 3 नहीं, 4 का जो आंसर होगा वो बी एंड डी होगा। बी में है पार्सेक और डी में है लाइट ईयर। ये दोनों का दोनों डिस्टेंस का यूनिट है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो टाइम का यूनिट नहीं है, तो ये दोनों जो है सो टाइम का यूनिट नहीं है। ठीक है, इसके लिए दोनों आंसर होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दोगे। द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क का जो एसआई यूनिट होगा वो ए होगा, न्यूटन मीटर। ठीक है, 6 नंबर में ध्यान दोगे। द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसे क्या पता चलता है, सबसे पहले ध्यान दोगे यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इधर हम टाइम ले लेते हैं और इधर वेलोसिटी ले लेते हैं। ठीक है, इधर हम टाइम ले लिए और इधर हम वेलोसिटी ले लिए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, सो ध्यान देखो। देखोगे अगर सपोज कि यहाँ पर एक ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर यहाँ एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, तो सपोज इसे हम वेलोसिटी v मान लेते हैं और इसे हम टाइम t मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लोग टेन थीटा फाइंड करेंगे, तो टेन थीटा का एल्टीट्यूड बाय बेस होता है v/t हो जाएगा। तो v/t को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। और ये जो टेन थीटा है इसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। यानी यहाँ पर स्लोप इक्वल टू क्या आ गया, एक्सेलरेशन। याद रखोगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का सी हो जाएगा। ठीक है, 6 का क्या होगा, तो सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान दोगे। A ball is projected with a velocity of 20 meter per second vertically. Find the distance traveled in first 2 seconds. ध्यान दो। A ball is projected with a velocity 20 meter per second vertically. यानी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद
फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है। जी इक्वल टू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान देते हैं सबसे पहले, सपोज कि यहाँ से ये वर्टिकली प्रोजेक्ट किया जा रहा है, यहाँ से इसे वर्टिकली प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वर्टिकली। तो हम सपोज कर लेते हैं कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा रहा है। हम मान लेते हैं कि यहाँ मैक्सिमम हाइट है, ये क्या है, मैक्सिमम हाइट। ये है मैक्सिमम हाइट, ये पूरा मैक्सिमम यहाँ तक वो जा रहा है जो कि एच है। तो अब हम लोग पहले ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ से लेके वहाँ तक जाने में टाइम कितना लग रहा है इसे, इसका मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो ये सबको पता होगा आप लोग को कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्टिकली नीचे से ऊपर अगर फेंकते हैं तो धीरे धीरे उसका स्पीड डिक्रीज होता है। डिक्रीज होते 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 सबसे टॉप वाले स्पेस पर, सबसे टॉप वाले जगह पर, हाईएस्ट वाले पॉइंट पर उसका वेलोसिटी 0 होता है। तो अगर ये मैक्सिमम यहाँ तक अगर वो जा रहा है तो वहाँ पर उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे एट हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसका हाईएस्ट पॉइंट के लिए एस हम क्या मान लिए हैं, एच। ठीक है, अब हम लोग हाईएस्ट पॉइंट के लिए जो हाईएस्ट दूरी जाएगा वो हम एच मान लिए। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v का वैल्यू क्या है, तो 0, u का वैल्यू क्या है, तो 20। और ध्यान दोगे ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर जाता है ना तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g होता है, तो यहाँ पर -g हो जाएगा और s के जगह पर h आ जाएगा। इसका 400 यहाँ -2gh, ये माइनस को इधर ले आएंगे 400। अब यहाँ से h का वैल्यू फाइंड करोगे तो 2g, g का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमारा 10, तो कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 20 मीटर। हाइट कितना आया, 20 मीटर। ठीक है, फिर से हम रिपीट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दोगे। हम यहाँ पर क्या किए हैं, हम मान लिए हैं कि ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवार्ड अगर प्रोजेक्ट किया गया है तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो h, और हाईएस्ट पॉइंट पर उसका वेलोसिटी v हो गया। ठीक है, वेलोसिटी हम v उसका 0 ले लिए, हाईएस्ट में 0 होता है, डिस्टेंस क्या हो गया h, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, v की जगह पर 0 ले लिए, u तो इनिशियल वेलोसिटी जो 20 दिया हुआ है। ठीक है, जब नीचे से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होता है, तो वहाँ पर हम -g ले लिए, तो -2gh हो गया, इसको इधर प्लस में ले आ जाएगा, डिवाइड किए हैं, और g का वैल्यू जो 10 दिया हुआ है उसे 10 पुट करके फाइंड कर लिए। तो यानी हाईएस्ट डिस्टेंस इसका क्या है, हाइट क्या है, तो 20 मीटर। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक उसे जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो v इक्वल टू यू प्लस AP का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो -gt होगा ऊपर से नीचे से ऊपर जाने में, v का वैल्यू 0 है, u का वैल्यू 20 है और g का वैल्यू 10 है, और ये टाइम, इसको इधर प्लस में लेंगे। 2 सेकेंड। अब अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो तो आंसर हमारा आ चुका है। कैसे आ चुका है तो ध्यान दोगे, देखोगे सबसे पहले हम लोग क्या किए कि नीचे से ऊपर तक जाने में, तो ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर। ठीक है, और यहाँ से वहाँ तक जाने में टाइम उसे कितना लगा, तो 2 सेकेंड। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो यहाँ से वहाँ तक जाने का ही तो टाइम है 2 सेकेंड, और यहाँ से वहाँ तक जाने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो 20 मीटर। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो 20 मीटर। अब देखना है कि इसका 20 मीटर कौन सा ऑप्शन में है, तो इसका जो 20 मीटर है वो ए में है, यानी इसका आंसर आ गया हमारा ए। ठीक है, क्या आ गया, ए। कंप्लीट करोगे इसे।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पूछा गया है एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ए हो जाएगा वेक्टर। एक्सेलरेशन जो है सो वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान दोगे, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स डिस्टेंस कवर्ड। क्वेश्चन बोला गया है कि अगर उसका डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो हम उसकी तय की गई दूरी के बारे में क्या कह सकते हैं। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस के बारे में आप क्या बता सकते हैं। तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस जो है सो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे सो बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट किया ए से, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ए से चलना स्टार्ट किया और वो बी तक गया, ठीक है, और फिर बी से वो रिटर्निंग हमारा ए में आ गया, ठीक है, और उसका डिस्प्लेसमेंट जो है सो जीरो हो जाएगा। अगर ए से गया बी में और बी से फिर रिटर्निंग ए में आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो खैर जीरो हो जाएगा, बट डिस्टेंस यहाँ पर जीरो नहीं होगा, ठीक है, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो होगा, अगर सपोज कि ये 5 मीटर है तो 5 और 5 10 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जिस जगह पर था वहीं पर है, ऑब्जेक्ट जिस जगह पर है वहीं पर है, तो यानी उसका डिस्टेंस जो है सो जीरो नहीं हो सकता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इट मे और मे नॉट बी जीरो। यानी डिस्टेंस जो है सो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट अपना स्थान पर एक ही जगह पर खड़ा है तो नहीं भी हो सकते, उसका डिस्टेंस जीरो हो सकता है, बट अगर ऐसा कंडीशन है तो नहीं भी हो सकता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका डी नंबर हो जाएगा आंसर, 9 का आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ध्यान दोगे, 2 cars A and B are moving with velocities of 100 km/h and 60 km/h. What is the relative velocity of the car A with respect to B? यानी कार A जो है सो 100 km/h की स्पीड से चल रहा है और B जो है सो 60 km/h की स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ पूछा गया व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B इफ बोथ आर मूविंग अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दोगे, अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट A है जो इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, और अगर यहाँ पर वेलोसिटी भी है तो इसका वेलोसिटी अगर भी है, अगर यहाँ पर पूछा जाए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो आ जाएगा va माइनस vb। अगर यहाँ पूछा जाता रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए तो जस्ट उल्टा हो जाता, vb माइनस va हो जाता, बट a का रिलेटिव वेलोसिटी पूछा गया है ना, तो a का वेलोसिटी में b को माइनस करेंगे, यानी 100 में 60 माइनस करोगे, 100 में 60, a का वेलोसिटी 100 है और इसका 60 है, तो कितना आ जाएगा 40 km/h। ठीक है, 40 km/h आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। कंप्लीट करोगे इसे जल्दी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान दोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। तो ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 11 में है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है वो भी देख लोगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। यानी यहां लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी, दैट इज क्या होगा इसका, तो वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 11 का, तो वेलोसिटी हो जाएगा, यानी सी नंबर, इसका आंसर सी होगा, इसका तो 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान दोगे, एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बोलते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। थर्टीन में ध्यान दोगे, 2 bullets are fired simultaneously horizontally and with different speeds from the same place. Which bullet will hit the ground first? तो ध्यान दोगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान दोगे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली प्रोजेक्ट किया जाता है, हॉरिजॉन्टली, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हॉरिजॉन्टली अगर प्रोजेक्ट किया जाता है, सपोज कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सीधा इधर प्रोजेक्ट किए हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कहलाता है, प्रोजेक्टाइल। ये इस प्रकार से आके ग्राउंड को हिट करता है। तो इसमें इसका जो टाइम पीरियड जो होता है, इसमें इसका जो टाइम पीरियड होता है वो ध्यान दोगे क्या होगा। अगर ये हाइट हम मान लेते हैं h, ठीक है, हाइट को अगर हम h मान लेते हैं, तो ध्यान दोगे, अगर यहां से एक ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया गया है, सपोज, ठीक है, u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया गया है, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो जीरो होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा। क्यों होगा जीरो, क्योंकि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री है ना। तो जैसे कि अगर कोई भी वेलोसिटी हमारा इधर u है और अगर इधर हम कंपोनेंट इसका निकालते हैं, तो क्या करते हैं उसके लिए, पहले यहाँ एंगल चेक करते हैं, एंगल थीटा है, इधर u cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर u है तो इस डायरेक्शन में उसका क्या हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर वेलोसिटी हमारा इस डायरेक्शन में u है, अब इसका एक कंपोनेंट अगर हम लोग इधर निकालते हैं तो ये 90 डिग्री है, तो u cos 90 डिग्री हो जाएगा। u cos 90 डिग्री cos 90 डिग्री वैल्यू जीरो होता है, तो मतलब इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या है, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ जीरो है। ठीक है, फॉर दी वर्टिकल कंडीशन। या वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन के लिए s का वैल्यू हम h ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो ले लेते हैं, एक्सेलरेशन g ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम हम t ले लेते हैं। ठीक है, t इक्वल टू टी ले लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो s की जगह पर h आ गया, 0 इंटू टी का 0 हो गया, यहाँ पर 1 इंटू 2 1/2 जी टी स्क्वायर हो गया।
2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2h, g को डिवाइड करेंगे तो t स्क्वायर, यानी t का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट 2g/g। ध्यान दोगे, यानी सीधा सा मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस प्रकार से यहाँ से हॉरिजॉन्टली कोई भी ऑब्जेक्ट को और प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, किसी हाइट से, तो उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ग्राउंड तक आने का जो टाइम है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। पहला तो जी तो कांस्टेंट है, यानी जी पर तो डिपेंड करेगा नहीं, यानी किस पर डिपेंड कर रहा है, हाइट पर डिपेंड कर रहा है। तो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर यहाँ से मास पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, अगर यहाँ से दो अलग अलग मास वाले ऑब्जेक्ट को अलग अलग वेलोसिटी के साथ अगर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो टाइम उन दोनों का सेम लगेगा। हाइट अगर h अगर सेम है तो टाइम सेम लगेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सिंस t डिपेंड्स अपॉन हाइट, t जो है सो सिर्फ हाइट पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन height only, but independent of mass and speed। मास एंड स्पीड से इंडिपेंडेंट है, मतलब उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, इसमें क्या बोला गया है, ध्यान दोगे। 2 बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली, यानी बंदूक से जो गोली छोड़ा गया है दोनों हॉरिजॉन्टली छोड़ा गया है विथ डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट अलग अलग स्पीड से, फ्रॉम द सेम प्लेस दैट इज सेम प्लेस, ठीक है। विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, तो कौन सा बुलेट पहले हिट करेगा, कौन सा बुलेट पहले हिट करेगा, तो पहला है द स्लोअर, मतलब जो स्लो जा रहा है वो पहले हिट करेगा। बी में है फास्टर, जो तेज गति से जा रहा है वो हिट करेगा। सी में है बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एक साथ पहुंचेगी। डी में है डिपेंड्स ऑन द मास, ऐसा कुछ नहीं है, यानी सी नंबर हो जाएगा बोथ विल रिच साइमल्टेनियसली, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, यानी दोनों जो है सो एक साथ पहुंचेगा, ठीक है। कंप्लीट करोगे इसे। क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस बिटवीन द टू वेक्टर्स कैन yield ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू आइदर ऑफ देम, ठीक है। हिंदी में रिपीट करते हैं क्वेश्चन, ध्यान दोगे। दो सदिश राशियों के बीच निम्नलिखित में से किस संचालन के कारण हमें जो सदिश राशि मिलेगा वह दोनों सदिश राशियों पर लंब होगा, ठीक है। मतलब जो नया वेक्टर जो हमें प्राप्त होगा ना, वो दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तीसरा वेक्टर जो हमें प्राप्त होगा, जो सिंगल वेक्टर जो हमें प्राप्त होगा, वो पहले वाले दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ये कौन सा ऑपरेशन में लागू होता है, ऑप्शन है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, डॉट प्रोडक्ट में, या क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ध्यान रहे क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़े होगे, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो नया वेक्टर जो हमारा बनता है वो नया वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। 14 का आंसर हो जाएगा डी। क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा जो नया वेक्टर बनता है वो पहले वाले दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान दोगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन,
तो ध्यान दोगे सबसे पहले 15 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पढ़े होगे I इक्वल टू mr स्क्वायर, यानी मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। जैसे कि ये है मेरा एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें अलग अलग पॉइंट जो रहता है उन सभी पॉइंट्स का फाइंड करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग ऐड करके भी निकालते हैं इस प्रकार से m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। यानी अगर इसका मास है हमारा m1, ठीक है, और इसका यहाँ से डिस्टेंस है r1, फिर यहाँ पर एक पॉइंट है m2 और इसका डिस्टेंस है r2। इसी प्रकार से सबका अलग अलग मास और उसका डिस्टेंस क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर के मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर करके सबको ऐड करके निकालते हैं। तो इस पूरे सिस्टम ऑफ बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या ध्यान दोगे, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है इसके बारे में इसमें पूछा गया है। पहला है मास ऑफ द बॉडी, सॉरी फिर से रिपीट करते हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये देखने से ही लग रहा है कि मास पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, ध्यान दोगे। तो यहाँ पूछा दिया है पहला ऑप्शन में मास ऑफ द बॉडी, तो मास ऑफ द बॉडी पर तो डिपेंड करता है। बी में है एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करने से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। सी में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस इन बॉडी, जैसे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग पॉइंट जगह जगह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके उसमें निकाले हैं, तो उस पर भी डिपेंड कर रहा है हमारा। चौथा में है एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर कहीं भी एंगुलर वेलोसिटी का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। 15 का क्या होगा आंसर, डी होगा, ध्यान दोगे। 16 में हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो पढ़े होगे प्रोजेक्टाइल में कि अगर 45 डिग्री से कोई भी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाएगा तो वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये होता है, ठीक है। तो ध्यान दोगे हॉरिजॉन्टल रेंज का हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब इसका वैल्यू हम लोग को मैक्सिमम होता है। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम यानी 1 ही तो मैक्सिमम होता है, साइन का अधिकतम मान 1 होता है। तो ये कब होगा, जब 2 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, यानी थीटा का वैल्यू 45 होगा, यही है कंडीशन। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं 45 डिग्री पर तो मैक्सिमम रेंज तक वो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 16 का आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा। सेवेंटीन नंबर में ध्यान दोगे, क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिमाइंस कांस्टेंट फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होता है। तो एक चीज हमेशा याद रखोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ध्यान दोगे। अगर यहाँ पर इस प्रकार से कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर ये एंगल थीटा है और अगर यहाँ पर वेलोसिटी u है, तो यहाँ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है u cos थीटा और यहाँ का वर्टिकल हो जाएगा u sin थीटा, ठीक है। इसके बाद ध्यान दोगे, अब सपोज कि ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, ठीक है, यहाँ वेलोसिटी इसका v है और यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो मेरा और यहाँ का वर्टिकल कंपोनेंट। एंगल भले ही यहाँ पर कुछ भी क्यों ना, अगर अल्फा है तो यहाँ पर भी cos अल्फा हो जाएगा। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो हमेशा इक्वल होता है प्रोजेक्टाइल में, ध्यान रखोगे। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 17 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, यानी सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 18 में ध्यान दोगे, When a bus
सडनली टेक टू टर्न, यानी एक बस है जो सडनली मतलब तुरंत टर्न लेता है, कोई भी मोड़ में वो घूमता है। द पैसेंजर्स आर थ्रोन आउटवर्ड बिकॉज ऑफ, तो पैसेंजर जो है सो आउटवर्ड जो मूव करता है, गिरने जैसा करता है, ऐसा क्यों करता है? ठीक है, पैसेंजर्स आर थ्रोन आउटवर्ड्स बिकॉज ऑफ, तो किसके चलते? तो आप लोग पढ़े होंगे इनर्शिया ऑफ मोशन के चलते। न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ में पढ़े होंगे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। बट अगर बस एक यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है और अचानक से अगर ब्रेक लेता है तो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था उधर हम लोग गिरने जैसा करते हैं। अब मान लीजिए कि मोड़ में वो मुड़ता है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन में बनाए रहने के लिए उसके दूसरी तरफ वो गिरने जैसा फील करता है, यानी इसमें क्या हो जाएगा? तो इनर्शिया ऑफ मोशन यानी ए नंबर हो जाएगा 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। 19 में ध्यान दोगे, ए पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अप, ऊपर की ओर, इनटू एयर, द बॉल विल फॉल। ध्यान से सुनोगे क्वेश्चन में, एक समान वेग से चलती हुई खुली कार में बैठा हुआ एक व्यक्ति एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंकता है। मतलब एक कार है जो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है और उसके अंदर बैठा हुआ है एक बच्चा जो है सो अपने हाथ में रखे हुए बॉल को ऊपर की ओर फेंकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है, द बॉल विल फॉल, बॉल जो है सो फिर ऊपर से नीचे गिरेगा, ऊपर से नीचे गिरेगा, तो कहाँ पर गिरेगा? आउटसाइड दी कार, कार के बाहर गिरेगा, या इन दी कार ए हेड ऑफ पर्सन, ठीक है, या इन दी कार टू दी साइड ऑफ दी पर्सन। इस सी में थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसिंग है। ठीक है, तो क्या मिसिंग है बता रहे हैं? डी में एग्जैक्टली इन दी हैंड विच थ्रव इट अप, तो ए और डी तो क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि आउटसाइड दी कार, और सी में बोल रहा है कि उसके हाथ में ही गिरेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। पहला ऑप्शन में है कार में व्यक्ति के आगे, बॉल को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो बॉल आगे की ओर गिरेगा, ऐसा है उसका मीनिंग। ठीक है, इसके बाद सी में है कार में व्यक्ति के पीछे गिरेगा, यानी वहाँ थोड़ा सा मिसिंग है। इन दी सी में क्या होना चाहिए? इन दी कार टू दी साइड ऑफ दी पर्सन, तो साइड के जहाँ पर बैक साइड, पीछे की ओर, अगर हम बॉल को ऊपर की ओर फेंकेंगे गाड़ी आगे बढ़ जाएगी तो बॉल हमारा पीछे की ओर गिरेगा। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 19 का। इसमें आंसर में थोड़ा सा मिसिंग है, इन दी कार टू दी साइड ऑफ दी पर्सन के जहाँ पर बैक साइड ऑफ दी पर्सन होना चाहिए था, बैक साइड ऑफ दी पर्सन मतलब पर्सन के पीछे। ठीक है, इसके बाद 19 में ध्यान दोगे, 19 हो गया, 20 में ध्यान दोगे, ए फोर्स ऑफ दी 5 न्यूटन, ए फोर्स ऑफ दी 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का एक फोर्स है, एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, 1 kg वाले मास है 1 kg, 1 kg मास वाले बॉडी पर 5 न्यूटन का एक बल लग रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़े होंगे, एफ इक्वल टू एम ए इक्वल टू होता है एफ बाई एम, तो यहाँ से 5/1 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किया जाएगा। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 20 का आंसर क्या होगा? तो ए नंबर हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट करोगे इसे। क्वेश्चन नंबर 21 में ध्यान दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कौन है? पहला में है स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसमें से जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। क्यों है इसे बता दे रहे हैं। अगर एक बॉडी जब तक रेस्ट में है
तब तक उसका स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज होता है किसके अनुसार, जितना फोर्स हम लोग लगाते हैं उसका जस्ट अपोजिट लगता है। जैसे कोई भी एक बॉडी रुका हुआ है और उसमें अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स जो है सो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और वो जस्ट 5 होगा, बट जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फोर्स थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं बट बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो उस वक्त अगर मान लीजिए हम 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 6 न्यूटन हो जाएगा। मान लीजिए 7 न्यूटन का फोर्स लगाएं, बॉडी मूव नहीं किया, तो उस समय उसका स्टैटिक फ्रिक्शन 7 न्यूटन का हो जाएगा। मतलब एक विरामावस्था में रहने वाले बॉडी पर जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उस फोर्स के जस्ट अपोजिट स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सो हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स के अनुसार चेंज होता है, एडजस्ट होता है। तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कौन हो जाएगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी 21 का आंसर हो जाएगा ए नंबर स्टैटिक फ्रिक्शन। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 22 में ध्यान दोगे, व्हेन ए टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो, जब एक सिस्टम में टॉर्क अगर जीरो लगता है, ठीक है, तो पूछा गया है देन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट चेंज, इसमें से चेंज कौन नहीं होगा। तो अगर आप लोग पढ़े होगे तो पता होगा कि एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं करता है सॉरी, यानी अगर टॉर्क नहीं लगता है तो चेंज कौन नहीं करता है, तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं करता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। 22 का क्या होगा आंसर, तो बी नंबर। 23 में ध्यान दोगे, ए हैमर ऑफ मास 30 ग्राम, ठीक है, यानी 30 ग्राम का एक हथौड़ा है, सॉरी 30 नहीं 300 ग्राम, 300 ग्राम का एक हथौड़ा है, मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता है। स्ट्राइक से नाइल, मतलब एक कांटी पर जाकर के वो टकराता है, प्रहार करता है। द नाइल स्टॉप द हैमर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ द 0.02 सेकेंड, बहुत ही कम समय में उसे वो रोक देता है, 0.02 सेकेंड में उसे रोकता है। द फोर्स ऑफ द नाइल ऑन द हैमर, तो कांटी में कितना का फोर्स लगेगा वो हमें निकालना है, फोर्स निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दोगे, इनिशियल वेलोसिटी हमारा 40 है और जब रुक गया है तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। तो फोर्स इक्वल टू आप लोग क्या पढ़े हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा mv2 माइनस इनिशियल हो जाएगा mv1 और डिवाइड में t, m को बाहर ले लेंगे, मास दिया हुआ है 300 kg ग्राम, उसे केजी में कन्वर्ट कर दोगे तो आ जाएगा 0.3 kg, क्या आ जाएगा 0.3 kg। v2 का वैल्यू है 0, v1 का वैल्यू है 40 और टाइम दिया हुआ है 0.02। इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है, 0.3 इंटू 40 और यहाँ 0.02। तो ध्यान दोगे, यहां से और यहां से पॉइंट हटा दोगे, जैसे ही यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा और जैसे ही यहां से पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट से तो ऊपर में 100 चला जाएगा। ये कट गया, इसे कैंसिल होगा तो 20 आ जाएगा, 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा और यहाँ पर 0 माइनस 600 न्यूटन। ठीक है, तो ये तो डायरेक्शन को बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा पॉजिटिव प्लस 600। ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा आंसर, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट करोगे इसे। सीधी सी मतलब है क्वेश्चन का कि एक हथौड़ा है
जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है 300 ग्राम, ठीक है, उसको केजी में कन्वर्ट कर दिया। वो हथौड़ा जो है सो किसी का कांटी में जाके प्रहार करता है इस स्पीड के साथ 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और जैसे ही कांटी में प्रहार करता है, कांटी जो है सो इमीडिएटली बहुत ही कम समय 0.02 सेकेंड में उस हथौड़े को रोक देता है, ठीक है। तो रोक देता है मतलब फाइनल वेलोसिटी उसका 0 हो जाता है। तो कितना का फोर्स वो लगाया हथौड़ा उस पर वो निकालना है। तो चेंज इन मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो होता है उसी को हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो फाइनल मोमेंटम मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, माइनस किया, डिवाइड में टाइम ले लिए, मास कॉमन ले लिए, फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 है तो 0 ले लिए, इनिशियल वेलोसिटी हमारा दिया हुआ है 40 ले लिए, और इसमें केजी में कन्वर्ट किए 0.3 आ गया है। सॉल्व किए तो हमारा आ गया -600 न्यूटन, बट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स हो जाएगा +600 न्यूटन, यानी आंसर हो जाएगा इसका ये नंबर। ट्वेंटी 24 में ध्यान दोगे, ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम is fired from a gun of mass 80 kg with a velocity of the 800 meter per second. Calculate the recoil velocity of the gun. यानी 40 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 8 केजी द्रव्यमान की बंदूक से 800 मीटर पर सेकंड के वेग से दागा जाता है। तो बंदूक के पीछे हटने का वेग क्या होगा? तो ध्यान रहे इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्यान दोगे। तो पहले यहां पर बुलेट का मास दिया हुआ है M1 40 ग्राम, ठीक है। इसे केजी में कन्वर्ट कर लोगे, 0.04 केजी आ जाएगा ये, ठीक है। गोली का जो द्रव्यमान है ये हमारा आ गया। अब इसका वेलोसिटी ले लेते हैं v1, गोली का वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 800 मीटर पर सेकेंड, 800 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बंदूक का मास दिया हुआ है, बंदूक का मास दिया हुआ है 8 केजी। अब बंदूक किस स्पीड से पीछे मूव करता है वो हमें निकालना है ये, ठीक है। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो क्या होगा, m2 v2 इक्वल टू m1 v1 होगा। यहां से v2 का मान निकालना है, तो m1 का वैल्यू क्या है 0.04, v1 का मान क्या है 800, और m2 का मान क्या है 8 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 24 का आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो हम लोग यहाँ सॉल्व किए हैं, अगर इसी में बाय द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में अगर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें इसमें, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दोगे, अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0, क्योंकि लीनियर मोमेंटम जब हमारा सेम रहता है, चेंज नहीं करता है, तो दोनों का सम इक्वल टू 0 भी आ सकता है। या तो ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हमारा गोली इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बंदूक हमारे पीछे की डायरेक्शन में आएगा ना, मतलब दोनों का वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा होगा। तो आंसर जो हमारा यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड है वो -4 मीटर पर सेकेंड होगा, जस्ट उसका ऑपोजिट। तो उस चीज़ को नहीं अप्लाई करके अगर हम पहले ही अगर ये अप्लाई कर दें ऐसा, तो साइन वाला समस्या उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। ऐसे m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू अगर हम लोग 0 लेके चलते हैं, m1 का वैल्यू दिया हुआ है m2 v2, ये उधर माइनस में ले गए, m1 v1, v2 का वैल्यू निकालना है, ये आ गया। सबका वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करके सॉल्व करते हैं। m1 का वैल्यू है 0.04, v1 का वैल्यू है 800,
और m2 का वैल्यू है 8। इसे कैंसिल होने के बाद 100 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसका तो 24 का, यानी 24 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या आ गया, तो डी नंबर हो गया इसका आंसर। जल्दी से कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर 25 में ध्यान दोगे। फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेटिंग ए 3 kg मास, 3 kg मास को एक्सेलरेट करना है। एक मास है 3 kg का, उसे एक्सेलरेट करना है एट 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, एंड ए 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दो अलग अलग बॉडी है, दोनों का मास अलग अलग है, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग करना है, तो उसके लिए हमें कितना फोर्स चाहिए वो हमें फाइंड करना है। ध्यान दोगे तो पहले वाले में जो फोर्स लगेगा वो हम निकाल लेते हैं। m1 दिया हुआ है 3 kg, ठीक है, a1 दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो फोर्स होगा वो क्या आएगा, m1 a1। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़े हो गए, F = m × a, 3 × 5 यानी 15 न्यूटन आ गया। दूसरे कंडीशन में है मास दिया हुआ है 4 kg और एक्सेलरेशन इसका दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका अगर हम लोग फोर्स निकालते हैं m2 a2 से तो क्या आ जाएगा, 4 × 4 दैट इज 16 न्यूटन। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखोगे जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 0 इन बोथ द केसेस बोला गया है, शुरू में ही बोला गया है फोर्स रिक्वायर्ड इन दिस एंड दिस, मतलब इस पर जो फोर्स रिक्वायर्ड है और इस पर जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो उसके बारे में बोला गया है। 0 इन बोथ द केसेस मतलब दोनों में जो फोर्स है वो 0 है, तो ऐसा तो है नहीं, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। बी में है सेम इन दी बोथ, दोनों में सेम भी नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं होगा। सी में आते हैं ग्रेटर फॉर 3 kg, 3 kg वाले में ग्रेटर है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि हमारा तो 4 kg वाले में ग्रेटर है 16। तो ग्रेटर फॉर 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इस पर जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेटर है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी। यानी 4 kg वाले मास में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो ग्रेटर है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी में। ट्वेंटी 26 में है द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अंडर गोइंग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन करने वाले बॉडी में जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे, डिराइव भी किए होंगे, mv²/r होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा। 27 में ध्यान दोगे, 2 बॉडीज ए एंड बी आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम, 2 बॉडी है जो सेम मोमेंटम से मूव कर रहा है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, तो विच ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, तो किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, ध्यान दोगे थोड़ा सा। तो ध्यान दोगे, आप लोग पढ़े होंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो फॉर्मूला होता है
रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम का, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है p²/2m। ठीक है, यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो, यहाँ तो बोला गया है दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है, तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट ही हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी मास अगर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, और मास अगर कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ध्यान दोगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 27 में, टू बॉडीज ए एंड बी आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम। दो बॉडी है ए एंड बी, दोनों सेम मोमेंटम से मूव कर रहा है। ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए। ठीक है, बी का जो मास है वो ए के मास से ग्रेटर है। मास ऑफ बी ग्रेटर देन मास ऑफ ए। ठीक है, तो यहां पूछा गया है विच ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर बताएं अभी क्या कि मास बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी घटेगा और मास घटने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। मतलब यहाँ पर जिसका मास कम है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, यानी ए का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। अब ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, इसमें हम लोग को क्या है पूछा गया है, विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। तो हायर काइनेटिक एनर्जी किसका है, तो ए का, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए में ऑब्जेक्ट ए। ऑब्जेक्ट ए का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। जल्दी से कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर 28 में ध्यान दोगे, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। बोला गया है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व के अंतर्गत एरिया किसे रिप्रेजेंट करता है। सपोज कर लेते हैं इधर हमारा एरिया है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, और इधर फोर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, सपोज कि यहाँ ग्राफ इस प्रकार से ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, और एक छोटा सा ग्राफ हम लेते हैं, यहाँ पर छोटा सा लाइन, ये छोटा सा, तो एटलीस्ट इसे हम लोग रेक्टेंगल मान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। इधर फोर्स जा रहा है ना हमारा, तो ये हमारा फोर्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एक छोटा सा क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ds। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन पढ़े होंगे आप लोग, dw, क्या, फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। और नहीं यहां से भी हम लोग देख सकते हैं, ये फोर्स, ये लेंथ हो गया या हाइट हो गया और ये ब्रेथ हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। यानी एरिया किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन को। ठीक है, यानी यहाँ पर एरिया इक्वल टू क्या आ रहा है, वर्क डन। याद रखोगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ में जो एरिया जो होता है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा
डी नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कंप्लीट करोगे जल्दी से इसे। ये है क्वेश्चन नंबर 28। ये 28 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 में ध्यान दोगे। व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए मास ऑफ 100 kg टू ए हाइट ऑफ द 5 मीटर इन 50 सेकेंड। यानी 100 kg ऑब्जेक्ट को 50 मीटर तक लिफ्ट करने के लिए, ले जाने के लिए अगर 50 सेकेंड अगर समय लगता है तो आपको एवरेज पावर निकालना है। तो ध्यान दोगे, मास दिया हुआ है 100 kg, हाइट s यानी h 50 मीटर, टाइम दिया हुआ है 50 सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग वर्क निकाल लेते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, जो कि mgh होगा। यानी 100 इंटू 50 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ 9.8 होगा, और हाइट दे दिया गया है 50। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 आ जाएगा, और इंटू 50 ये जूल में आ गया। ठीक है, अब पावर अगर हमें फाइंड करना है तो पावर का होता है वर्क बाय टाइम। वर्क बाय टाइम, तो वर्क हमारा आ गया है 980 इंटू 50, और डिवाइड में टाइम हमारा क्या है? तो 50। 50 से 50 कैंसिल हो गया, 980 वाट आ गया। 980 वाट, यानी 29 का आंसर हो जाएगा ये नंबर। इसका आंसर होगा ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थीन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू रॉड एट मिड पॉइंट। तो इसका हो जाएगा ml²/2। क्या होता है? ml²/12। ठीक है, 30 का आंसर। अगर कोई भी रॉड है, ठीक है, और एक्सिस इसका मिड पॉइंट से अगर पास कर रहा है, और लेंथ इसका l है, मास इसका m है। एक रॉड है, मास m का, लेंथ उसका l है, ठीक है, और एक्सिस उसका मिड पॉइंट से पास कर रहा है। तो उस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें निकालना है तो ml²/12 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो सी नंबर हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट करोगे। थर्टी वन में ध्यान दोगे। 31 में है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स। 5 न्यूटन फोर्स एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी एक ऑब्जेक्ट है जिस पर फोर्स अगर लगाया जाता है 5 न्यूटन का, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 10 मीटर का। तो किधर? तो लगाए गए फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो उसका वर्क के बारे में पूछा गया है। तो वर्क क्या हो जाएगा? F.S होता है ये चीज। तो इसका F cos थीटा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो F का हो जाएगा 5, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा cos 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू 0 होता है। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर।
इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। जब भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो वर्क डन 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनोगे। वर्क डन परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, मतलब वर्क डन किस पर डिपेंड नहीं करता है। पहला है डिस्प्लेसमेंट पर, तो डिस्प्लेसमेंट पर तो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। दूसरा है फोर्स पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तीसरा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल पर भी हमारा डिपेंड कर रहा है। तो चौथा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी 32 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पर ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। 32 का भी आंसर डी होगा। 33 में ध्यान दोगे, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, एक्सटर्नल हो या इंटरनल, ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पढ़े हो गए आपने। टोटल वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, प्रूव किए हो गए आप थ्योरम में। वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 33 का बी नंबर। ऐसे इसमें और क्या ऑप्शन दिया हुआ है ध्यान दोगे, दिया हुआ था वर्क डन परफॉर्म, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द चेंज इन टोटल एनर्जी, ए में था, या काइनेटिक एनर्जी बी में था, या पोटेंशियल एनर्जी सी में था, या नन ऑफ दिस। तो जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। जो कि 33 में कहाँ पर है, वो भी बी में है। यानी 33 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। - 34 में ध्यान दोगे, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी क्या है, सो ध्यान दोगे। क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी ऑलवेज लाइज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, पहला ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ऑलवेज लाइज इनसाइड ऑफ द बॉडी। तीसरा है ऑलवेज लाइज आउटसाइड द बॉडी। चौथा है मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी। तो डी नंबर होगा। सेंटर ऑफ मास जो है सो बॉडी के अंदर भी हो सकता है या बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ध्यान दो, जैसे कि अगर इस प्रकार का बॉडी है, इस प्रकार का बॉडी है, या इस प्रकार का बॉडी है, या इस प्रकार का बॉडी है, ठीक है, या इस प्रकार का बॉडी है, तो इस तरह का बॉडी में जो सेंटर ऑफ मास है वो इन साइड लाइज करेगा। अब अगर सपोज कि इस प्रकार का बॉडी है, इसमें भी हमारा इन साइड लाइज करेगा। बट अगर बॉडी इस प्रकार से है तो इस प्रकार से है, ये बीच का हिस्सा खाली है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में लाइज करेगा, जो बॉडी के बाहर चला गया। यानी सेंटर ऑफ मास जो है सो बॉडी के अंदर भी हो सकता है या तो बॉडी के बाहर भी हो सकता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, ठीक है। इसका आंसर होगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं हम लोग। टॉर्क ऑफ ए फोर्स, 35 में क्या है ध्यान दो। एक फोर्स दिया हुआ है -3i प्लस जे प्लस 5k, ये फोर्स है एक्टिंग एट द पॉइंट (7i प्लस 3j प्लस i). ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जहां लग रहा है। तो इसका टॉर्क निकालना है। तो ध्यान दोगे, टॉर्क जो है यहाँ वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ से हो जाएगा r क्रॉस f, ठीक है। दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, वही हमारा यहाँ का फोर्स होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट मेथड से निकालने वाले हैं। तो r जो है पहले तो r का कॉपी पहले यहाँ लेंगे i,
जे फिर के। अब पहले वाले वेक्टर में कोफिशिएंट 7 3 1, 7 3 1, एफ में -3 1 और 5, यहाँ से आई, ये हट गया तो ये बचेगा। इसे सॉल्व करोगे, जैसे भी आप लोग डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करने जानते हो। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 - 1, 35 + 3, 7 + 9, 14 आई, यहाँ से -38 जे, यहाँ से 16 के। अब यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ऐसे भी मैग्नीट्यूड फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन जो दिया हुआ है ना हमारा, वो भी जो है सो वेक्टर फॉर्म में ही दिया हुआ है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा 11th क्लास फिजिक्स का एक मॉडल सेट, जो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2022 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए जारी की गई है। तो इसका तैयारी करके आने वाले समय में जो भी एग्जाम होगा उसमें बेहतर मार्क्स आप ला सकते हैं। तो ये सिर्फ 2022 के लिए ही इम्पोर्टेंट हो, ये कोई जरूरी नहीं है, आने वाले सभी वर्षों के लिए इसका जो मॉडल सेट है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए वीडियो को एक लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। और इसी तरह और सारा लेटेस्ट वीडियो आपके लिए हम तैयार कर पाएँ। ठीक है, तो इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो आपको चाहिए, और अगर आपको लाभ उठाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए, और बहुत सारे अपलोड वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।